और एक बार हाँ। यस, मिल गया सर, बोलो। हाँ सर, वेरी मच। ओके सर। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, तो इक्विटी डेरिवेटिव और डेरिवेटिव में स्ट्रेटेजी के अंदर बात चल रहा है। तो सर आज क्या होगा, स्ट्रेटेजी होगा? ऐसा स्ट्रेटेजी ही होगा, बट काफ़ी दिनों से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। एक स्पेशल टॉपिक है, उस टॉपिक में बात करना है। हो सके तो कॉपी और पेन रेडी कर लो सर, क्योंकि आज आप लोगों को थोड़ा मेहनत करना है। सर मेहनत क्यों? क्योंकि आज का टॉपिक एक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, ठीक है? तो ये कैलकुलेशंस के बेसिस में स्टॉक प्राइस को अंडरस्टैंड करना, स्पेशली ऑप्शन प्राइस। मार्केट में जो ऑप्शन होता है ना सर, ऑप्शन प्रीमियम का जो वैल्यूएशन हम लोग निकालते हैं कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, व्हाट इज द राइट प्रीमियम वैल्यू, व्हाट इज द राइट प्रीमियम वैल्यू। क्या प्रीमियम महंगा चल रहा है, क्या प्रीमियम सस्ता चल रहा है? एक्चुअली ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एरिया है, ठीक है? ये जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, दिस इज अ प्योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो लोग सीए में फाइनल या सीएस फाइनल में होते हैं, उनको स्पेशली सीए फाइनल एंड सीएमए फाइनल में, एज वेल एज सीएफए स्टूडेंट्स को भी इसको बहुत डिटेल्स में जानना पड़ता है। ये ब्लैक एंड स्कोल्स ऑप्शन प्राइसिंग फार्मूला सर बहुत पसंदीदा एक मतलब पसंदीदा नहीं बोलूंगा, मैंने एक इंतजार करने वाला टॉपिक था। तो वो टॉपिक मैं आज डिस्कस करूंगा, ठीक है? मैं कोशिश करता हूँ धीरे धीरे बताऊंगा, बहुत जल्दबाजी नहीं करूंगा, ठीक है? क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है, पहले से ही बता रहा हूँ। क्योंकि फार्मूला का बहुत बड़ा मार्केट है ये, फार्मूला समझना है। और उससे भी बड़ा चीज़ क्या है ना, जो लोग फाइनेंस का क्लास करते हो, एक चीज मेरा बात समझना सर, जो लोग प्योर फाइनेंस का क्लास करते हो, जो एवरी ट्यूसडे इवनिंग को होता है, उनको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो लोग फाइनेंस नहीं कर रहे हैं उनको हेल्प नहीं मिलेगा। अगर उसका फाइनेंस का नॉलेज स्ट्रांग है तो ऑब्वियसली उनको बेनिफिट मिलेगा। बट जिनका फाइनेंस स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, उनको थोड़ा सा दिक्कत फील हो सकता है, ठीक है? क्योंकि ये प्योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही टॉपिक है। जो मार्केट में ये बात मैं हमेशा बोलता रहता हूँ सर, कि आपका फाइनेंस का नॉलेज जितना आप डेवलप करो कोर लेवल में, उतना आपको स्टॉक मार्केट में बेनिफिट मिलता है। इसका तो कोई दोहराई नहीं है, देर इज नो सेकेंड ओपिनियन ऑन इट। सो पॉइंट इज वेरी सिंपल, एक एक करके बताएंगे। कुछ फार्मूला का सहारा लेंगे, उस फार्मूला को अंडरस्टैंड करने का कोशिश करेंगे। अब ज्यादा मैथमेटिशियन तो नहीं बन पाएंगे सर, ठीक है, कि सर ऐसा कहाँ से आया, ठीक है? मैं मैथमेटिशियन तो नहीं बन पाऊंगा, लेकिन एप्लीकेशन एरिया में फोकस पूरा करूंगा सर, ठीक है? एप्लीकेशन एरिया में फोकस पूरा करूंगा। तो पहले ना मैं आपको ये अलग अलग स्ट्रेटेजी में, आई थिंक ब्लैक स्कोल्स का जो फॉर्मूला है, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ एक बार। इवन आप लोग जो भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म यूज करते होंगे, ठीक है, जैसे जीरोधा में अगर आप देखो तो जीरोधा में एक प्लेटफॉर्म होता है सर, ब्लैक स्कोल्स ऑप्शंस प्राइसिंग फार्मूला बोल के, ठीक है? यहाँ पर आप ना सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली पुट करते हैं, ठीक है? आपको जो भी स्पॉट प्राइस है ना, जो भी शेयर है आपका, उस शेयर का स्पॉट प्राइस पुट करिए, जो स्ट्राइक आप लेना चाहते हैं, ठीक है, आईटीएम ओटीएम एटीएम, ठीक है, आप स्ट्राइक प्राइस पुट करिए। एक एक्सपायरी डेट ले लीजिए, जो आपका करंट एक्सपायरी डेट है, ठीक है? जैसे आज थर्सडे है, आप वीकली एक्सपायरी ले लो, आप मंथली एक्सपायरी ले लो, ठीक है? और हमारे देश में तो सारे के सारे यूरोपियन स्टाइल ही है ना। तो आपको एक एक्सपायरी चूज करना है कि आप ऑप्शंस को किस एक्सपायरी तक होल्ड करना चाहोगे। एंड वोलेटिलिटी का परसेंटेज आपको गिवन मिल जाता है। अच्छा, वोलेटिलिटी कैलकुलेशन कैसे होता है ये हम लोग ऑलरेडी स्टैंडर्ड डेविएशंस के टाइम पे सिखाए थे। वोलेटिलिटी का परसेंटेज जैसे आपको मिल जाएगा सर, अवेलेबल हो जाता है कि स्टॉक का वोलेटिलिटी ऑन एन एवरेज कैसे रहते हैं। मार्केट में रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट का एक कॉन्सेप्ट रहता है सर। रिस्क फ्री इंटरेस्ट माने, जैसे आप अपना पैसा, हेलो, पॉइंट टू बी नोटेड सर, आप आपका प्यारा सा पैसा, आपका पैसा प्यारा है आपके लिए? सबके लिए सबका पैसा प्यारा है, यस और नो? बोलो सर, क्या मैंने हाँ गलत सर। तो नहीं बोल दिया?
सबके लिए सबका पैसा प्यारा है, ठीक है। कुछ हो ना हो, पैसा को लेके एकदम बदमाशी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सबका अपना मेहनत का है सर। सबसे बड़ा बात यही है कि जब मेहनत का चीज होता है ना, तो मेहनत का कोई भी प्रोडक्ट्स या कोई भी चीज हम लोग इतना इजीली गंवाना नहीं चाहेंगे। तो पॉइंट इज दैट कि आप अपना पैसा ऐसे जगह में रखो ना जहां पर रिस्क फ्री है। जैसे कि बैंक में रख लो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रख लो, है ना, जो बहुत ही रिस्क फ्री एरिया है। पोस्ट ऑफिस में रख लो। सो व्हाट इज द पॉइंट सर? सर ये कंपैरिजन करना पड़ता है कि मार्केट में रिस्क फ्री रेट क्या है, ठीक है। मार्केट में रिस्क फ्री रेट नॉर्मली 6.5 7 ऐसा चल रहा है। 7.2 एफडी रेट का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट रेट का। तो ऑलमोस्ट 6-7% का एफडी रेट चल ही रहा है। 6.5 7 7.25 तक तो अभी मैक्सिमम बैंक्स दे रहा है सब। तो मार्केट में रिस्क फ्री रेट कितना है, और कंपनी जो है वो डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो नॉर्मली डिविडेंड यहाँ पर जीरो माना जाता है। ये जो ब्लैक स्कोल्स का कॉन्सेप्ट है, इसमें डिविडेंड जीरो माना जाता है। और फिर ना आप यहाँ पर कैलकुलेट बटन दबाते हो, तो आपके यहाँ पर ना प्रीमियम का वैल्यू देता है, पुट ऑप्शंस का, कॉल ऑप्शंस का, ठीक है, सब पूरा वैल्यू दे देता है। अब ये प्रीमियम वैल्यू, अब आप देख लो कि वैल्यू क्या होना चाहिए और मार्केट में क्या चल रहा है। अगर ज्यादा चल रहा है तो मत लो, ठीक है। जैसे अगर मैं सिर्फ कॉल का बात करूं, अगर ज्यादा चल रहा है तो नहीं लेना है। बात समझ रहे हो सर? डिपेंडिंग ऑन दिस डेटा। सर फेयर वैल्यू कैलकुलेशन। हाँ, ऑप्शन प्रीमियम वैल्यू कैलकुलेशन, सर शेयर फेयर वैल्यू वैल्यू, कैलकुलेशन। फेयर फेयर सही। फेयर वैल्यू, আমরা यस यस यस, फेयर হ্যাঁ वैल्यू कैलकुलेशन, फेयर वैल्यू कैलकुलेशन, ठीक है। अगर मार्केट में प्राइस इससे ज्यादा महंगा चल रहा है तो मत लो, ठीक है। पुट के केस में अगर इससे ज्यादा चल रहा है तो मत लो, सस्ता चल रहा है तो ले सकते हो, तो जाके आपको फायदा है, नहीं तो लॉस हो जाएगा। सर सिंपल तरीके से देखा जाए, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। जिसको कुछ समझ में, मतलब अभी आगे आगे ना हम लोग डीप टाइप कर जाएंगे, आगे आगे हम लोग थोड़ा डेप्थ में चले जाएंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, डेप्थ में जाने से पहले मैंने थोड़ा ना एक डिटेल्स में जानना जरूरी है सर। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि आप लोग पेन एंड कॉपी रेडी करो, ठीक है। मैं कुछ नोट्स लिखा रहूंगा, तो वो नोट्स ना कॉपी करो सर। इसके बारे में थोड़ा जानना है, ठीक है, ये ब्लैक स्कोल्स के बारे में थोड़ा जानना है सर। चलो मैं एक एक करके बताता हूँ, आप लिखने के लिए रेडी हो जाओ। ऐसे मेरे पास एक और एक एक समरी नोट्स भी है। ये नोट्स में भी आपको बताऊंगा ये क्या है इस कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है। तो वीवीआईपी पॉइंट है, मैं आपको क्या बताऊं सर। यानी मार्केट इसको, इसका क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ है। ऐसा नहीं कि ब्लैक स्कोल्स का जो मॉडल है ये क्रिटिसाइज नहीं हुआ है, बट फिर भी मार्केट में बहुत पॉपुलर है। क्यों पॉपुलर क्यों होता है सर? क्योंकि इसका एप्लीकेशन जोरदार है सर, इसका एप्लीकेशन जोरदार है, ठीक है। कुछ पॉइंट में आपको लगेगा कि सर ये थोड़ा सा करंट फाइनेंशियल सिनारियोज के हिसाब से सही नहीं हो रहा है, ठीक है। मैंने फॉर्मूला के अंदर जैसे हम लोग अभी क्या देख रहे थे कि डिविडेंड जीरो है, मतलब क्या सच में कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करता है? कुछ कंपनी तो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, और कभी कभी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करता भी नहीं है। लेकिन इनका कॉन्सेप्ट है कि डिविडेंड नहीं होगा, ठीक है। इनका कॉन्सेप्ट है कि डिविडेंड नहीं होगा, तो इस तरह का अलग। अब डिविडेंड डिसीजन बोल के ना, जो लोग फाइनेंस का क्लास करते हो उनको डिविडेंड डिसीजन पढ़ना पड़ता है। तो डिविडेंड डिसीजन जब आप पढ़ोगे ना, तो वहां पर भी मार्केट के बारे में या स्टॉक के बारे में अच्छा खासा वहां पर भी नॉलेज मिलेगा आपको। तो दिस इज ऑलवेज रिकमेंडेड सर, फाइनेंस को जितना मर्जी स्ट्रांग बनाओ। ओके, ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा नहीं तो आप लोग बोलोगे सर जबरदस्ती फाइनेंस फाइनेंस चिल्लाता रहता है। अरे नहीं सर, रीजंस होते हैं तब बता देता हूँ, मन में कुछ रख के नहीं बोलता सर। अच्छा देखो किसी को डराने के लिए थोड़ी बोलना है। अच्छा, नाउ पॉइंट, अच्छा मार्केट कहाँ है? अरे मतलब मार्केट के बारे में बोलना ही भूल गया। 20,000 के अंदर ही देखो सर, मैं बोला था ना थोड़ा स्लो पड़ जाएगा। हाँ सर, पड़ गया ना स्लो। हम लोग मंगलवार क्लास किए थे, कल नहीं कर पाए थे ड्यू टू सम टेक्निकल फॉल्ट इन आवर एरिया, इलेक्ट्रिक में। ये देखो सर, हो गया ना, स्लो पड़ गया। लग रहा था प्रॉफिट बुकिंग करेगा, थोड़ा सा ढीला पड़ेगा, बट मैं ये भी बोला था आपको कि ये परमानेंट डाउन नहीं लग रहा है मुझे। और मेरा कॉन्सेप्ट परसेप्शन सही लग रहा है, अरे वाह, तो हिट कर जाऊंगा, झुंझुन वाला बन जाऊंगा। देखो सर नाउ पॉइंट इज दैट कि कहाँ चला गया भाई नोट्स, ये रहा। तो ऑप्शन स्ट्रेटेजी में ना ये ब्लैक स्कोल्स मॉडल
वीवीआईपी पॉइंट है, बार बार बोल रहा हूँ, एज ए NISM स्टूडेंट, एज ए CFA, एज ए CS, CS, CMA, सबके लिए द ब्लैक स्कोल्स मॉडल, ऑल्सो नोन एज द ब्लैक स्कोल्स मर्टोन, जो भी नाम है इसका, ब्लैक स्कोल्स मर्टोन, ठीक है, या BSM मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन मॉडर्न फाइनेंशियल थ्योरी। लिखना नहीं अभी, मैं लिखाऊंगा, ठीक है। दिस मैथमेटिकल इक्वेशन एस्टिमेट्स द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव्स बेस्ड ऑन अदर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। डेरिवेटिव प्रोडक्ट है ना सर, हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये डेरिवेटिव ही तो है, इक्विटी डेरिवेटिव। ऐसे डेरिवेटिव और भी प्रकार का होता है, बट हम लोग अभी बात कर रहे हैं इक्विटी डेरिवेटिव में। मार्केट में और भी कुछ डेरिवेटिव्स चलता है ना, जैसे करेंसी, कमोडिटी, है ना। आप लोगों में से काफी लोग डिमांड कर रहे हैं सर ये दादा थोड़ा करेंसी कमोडिटी भी पढ़ा दो, तो देख रहा हूँ सर, टाइम निकाल के मैं बताता हूँ आप लोग। तो इक्विटी डेरिवेटिव, क्योंकि मार्केट में करेंसी कमोडिटी का हाई डिमांड चल रहा है। अच्छा, इक्विटी डेरिवेटिव जो है, मतलब किसी भी डेरिवेटिव वैल्यू, मतलब जो डिराइव करना है बेसिकली। डेरिवेटिव का मतलब क्या, डेरिवेटिव का मतलब सिंपल होता है, मैथमेटिकल एंगल से देखो, जो है नहीं उसका वैल्यू निकालना, फ्यूचर वैल्यू निकालना, ठीक है, माने क्या होना चाहिए, ठीक है। तो दिस मैथमेटिकल इक्वेशन एस्टिमेट्स द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव्स बेस्ड ऑन अदर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स टेकिंग इनटू अकाउंट द इंपैक्ट ऑफ टाइम एंड अदर रिस्क फैक्टर्स, जो 1973 में नॉर्मली डेवलप किया गया था। It is still regarded as one of the best way of pricing an options contract। अभी भी 1973 में डेवलप किया हुआ था, बट अभी भी इसको वन ऑफ द बेस्ट प्राइसिंग एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देखा जाता है, ठीक है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का फेयर प्राइस कैलकुलेट करने में, सही वैल्यू निकालने के लिए ये आज भी डिसीजन लिया जाता है। और आज क्या सर, आई थिंक आगे भी होगा ये सिस्टम इतना जल्दी फेलियर नहीं होने वाला है। Black-Scholes model, also known as Black-Scholes-Merton BSM model, short में, is a differential equation widely used to price option contract। Black-Scholes model requires 5 input variables। मैं लिखाऊंगा, सब लिखाऊंगा। The strike price of an options, the current stock price, ठीक है, मतलब क्या क्या चीज चाहिए होता है, नॉर्मली 5 इनपुट वेरिएबल चाहिए होता है। एंड यू ऑल नो दीज थिंग्स, आप सबको ये पता है। जैसे कि स्ट्राइक प्राइस, जैसे हम लोग स्ट्राइक लेते हैं, आप लोग स्ट्रेटेजी का क्लास कर चुके हो सर, तो मैं बार बार स्ट्राइक को लेके क्या बताऊं। द स्ट्राइक प्राइस ऑफ एन ऑप्शंस, करंट स्टॉक प्राइस माने स्पॉट मार्केट, एक्सपायर कब होने वाला है, रिस्क फ्री रेट क्या है, और मार्केट में वोलेटिलिटी क्या है, मार्केट में वोलेटिलिटी क्या है। इवन इवन आपने जब जीरोधा का ऑप्शन प्राइसिंग कैलकुलेटर देखा, वहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट है, स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी, वोलेटिलिटी, इंटरेस्ट, डिविडेंड। देख पर हाँ, डिविडेंड का बोला नहीं यहाँ पर, पहले डिविडेंड भी देखा जाता है, मैं वो भी दिखाता हूँ। तो मेनली 5 to 6 वेरिएबल्स होता है। अब कहीं पर आपको 5 दिखेगा, कहीं पर आपको 6 दिखेगा, बिकॉज वही डिविडेंड को लेके थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है। तो मेनली 5 इनपुट वेरिएबल्स हैं, जिसके बेसिस में ये ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल काम करता है। और मजा का बात ये सर, ये सारा वेरिएबल आपको मिल जाता है, ये जितना वेरिएबल के बारे में बात हो रहा है ना, इनपुट वेरिएबल्स, ये सारा वेरिएबल्स आपको अवेलेबल हो जाएगा, ये सारा डेटा आपको मार्केट से मिल जाएगा। आपको स्ट्राइक प्राइस का पता लग जाएगा, आपको करंट स्टॉक का पता लग जाएगा, एक्सपायरी डेट पता चल जाएगा, मार्केट में रिस्क फ्री रेट क्या चल रहा है आप इजीली पता लगा सकते हो, ठीक है। और वोलेटिलिटी कैलकुलेशंस का भी डेटा अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। 1SD 2SD, है ना, ये सब अवेलेबल हो जाता है सर। तो यूजुअली एक्यूरेट, द ब्लैक स्कोल्स मॉडल मेक सर्टेन एजम्पशन, ऐसे तो यूजुअली एक्यूरेट ही होता है, पर फिर भी कुछ एजम्पशंस है, ठीक है, दैट कैन लीड टू प्रेडिक्शन दैट डेविएट फ्रॉम द रियल वर्ल्ड रिजल्ट, कभी कभी थोड़ा सा डेविएट हो सकता है। द स्टैंडर्ड BSM मॉडल इज ओनली यूज्ड इन प्राइस यूरोपियन ऑप्शंस। पॉइंट टू बी नोटेड सर, ये एक यूरोपियन ऑप्शंस मॉडल है, अमेरिकन ऑप्शंस मॉडल नहीं है, क्योंकि अमेरिकन ऑप्शंस आप कभी भी एक्सपायर कर सकते हो, कभी भी स्क्वायर ऑफ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन यूरोपियन ऑप्शंस आपको एक्सपायरी डेट में ही करने को मिलता है। ये बात मैं कहाँ कहाँ करवाया था सर, जब हम लोग फ्यूचर का बेसिक, फ्यूचर एंड ऑप्शंस का बेसिक क्लास किए थे, यूरोपियन ऑप्शंस में और अमेरिकन ऑप्शंस का डिफरेंस जो है वो बताया। as it does not take into account that American options could be exercised before the expiry date। अमेरिकन ऑप्शंस आप एक्सपायरी डेट से पहले भी स्क्वायर ऑफ कर सकते हो, इसीलिए ये अमेरिकन ऑप्शंस के लिए प्रॉपर्ली मैच नहीं करता, बट यूरोपियंस के केस में प्रॉपर्ली मैच करता है, ठीक है, मतलब जब ये मॉडल इन्होंने डेवलप किया था। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो ये एक मैथमेटिकल इक्वेशंस है, तो बेसिकली इट्स प्योरली मैथ्स
स्टैटिस्टिक्स का एंड मैथमेटिक्स का एक प्रयोग है सर, ठीक है। प्रयोग माने एप्लीकेशंस that estimate the theoretical value of derivative based on other investment instruments, taking into account the impact of time and other risk factor। ठीक है। अब सर ठीक तो कुछ है नहीं क्योंकि हम लोग अभी सीखा ही नहीं। अब तो बस क्या हुआ सर, भूमिका, भूमिका माने इंट्रोडक्शन ही हुआ है, कुछ नहीं हुआ। बस मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल क्या है, ठीक है। इनको नोबेल मेमोरियल प्राइज भी मिला था सर 97 में। स्कोल्स एंड मर्टन आर अवार्डेड द नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस फॉर देयर वर्क इन फाइंडिंग अ न्यू मेथड ऑफ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव्स। समझ सकते हो सर, नोबेल मेमोरियल प्राइज भी दिया गया था इनको, तो ये कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा अच्छा को दिक्कत में कर देता है। बाद में ब्लैक चला गया इसलिए वो नोबेल प्राइज नहीं ले पाया, ठीक है। हाउएवर द नोबेल कमिटी एक्नॉलेज हिज रोल इन द ब्लैक स्कोल्स मॉडल, ठीक है। अब मैं आपको धीरे धीरे ब्लैक स्कोल्स मॉडल का कैलकुलेशंस, ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में किस तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस में, ठीक है, किस तरह से काम करता है, मैं एक एक करके आपको बता दूं। अब ये कैसे करना है, इसीलिए मैं बोला कि पेन एंड कॉपी ले लो सर, पेन एंड कॉपी ले लो और लिखना चालू करो। तो मैं भी जैमबोर्ड ओपन कर लिया सर। नॉर्मली मैं इस क्लास में उतना लिखने का काम नहीं करता, बट आज करना है। यस सर, सब रेडी सर, लिखें। ये सबाई रेडी तो हाँ सर। सो हेडिंग कर दो सर, ब्लैक होल्स ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल भी कराऊंगा, ठीक है, तो बोर मत हो जाना क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग फील आएगा क्योंकि रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन इनिंग्स बिल्ड करने में टाइम लगता है ना। चार छक्का लगाने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है, रातों रात कुछ थोड़ी हो जाता है सर। ब्लैक स्कोल्स मॉडल has been developed has been developed to calculate the price, calculate the price of option, ऑप्शन प्राइस, ठीक है, ऑप्शंस का जो प्रीमियम वैल्यू है उसका, ऑप्शन प्राइस माने क्या, प्रीमियम वैल्यू ना। तो टू कैलकुलेट द प्राइस ऑफ ऑप्शंस, आइदर वी कॉल ऑप्शन, आइदर वी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, या तो कॉल ऑप्शंस होगा या तो पुट ऑप्शंस होगा। बात समझ में आ रहा है सर, या तो कॉल ऑप्शन होगा या तो पुट ऑप्शन होगा। सेकेंड मैं एक सिखाऊंगा, दूसरा आप ऑटोमेटिक सीख जाओगे, ठीक है। जरूरत पड़ने से मैं आपको और एग्जाम्पल घर पे सॉल्व के लिए दे दूंगा। देखता हूँ पहले सीख तो ले। सॉरी सर, वेदर थोड़ा सा चेंज होता है तो चालू हो जाता है। इट इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन of pricing the option, pricing the option। The model is used to determine the fair price, यही वर्ड यूज कर रहा था पीयूष, वेरी गुड पीयूष।
फेयर प्राइस की क्या फेयर प्राइस होना चाहिए, ठीक है। हर चीज का एक ना फेयर दाम होता है, फेयर प्राइस माने यही होना चाहिए। कभी कभी वो ना जरूरत से ज्यादा दाम दिखाया जाता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं थियोरेटिकल वैल्यू, थियोरेटिकल वैल्यू, थियोरेटिकल। ठीक है, फेयर वैल्यू मीन्स थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑप्शन, थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑप्शन। ठीक है, इतना तक लिख लिया। और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो ब्लैक स्कोल्स मॉडल को बनाता है। यहाँ तक हो गया तो मुझे बताओ। डन सर सबका? হ্যাঁ স্যার। হয়ে গেছে, বাহ, तो ভালো হয়ে গেল তোরা। नेक्स्ट सर, आप धीरे धीरे लिखते हो। हाँ सर, मैं तो धीरे धीरे लिखता हूँ, मैम बहुत जल्दी लिखता हूँ कंपेरेटिवली मेरे से। अच्छा, इट इज बेस्ड ऑन 6 variables such as, पहला बुलेट दे देते हैं, टाइप ऑफ ऑप्शन, मतलब किस टाइप का ऑप्शन। नॉर्मली दो टाइप ऑप्शंस होते हैं, या तो कॉल या फिर, या तो कॉल या फिर नेक्स्ट अंडरलाइंग स्टॉक प्राइस। जिस पर्टिकुलर शेयर का आप ऑप्शंस खरीदना चाहते हो, ठीक है, या ऑप्शंस में ट्रेड लेना चाहते हो, सिंपल कहे तो जिस पर्टिकुलर ऑप्शंस का आप ट्रेड लेना चाहते हो, उस पर्टिकुलर ऑप्शंस का मार्केट में क्या दाम चल रहा है, करेंट मार्केट में या स्पॉट मार्केट में क्या दाम चल रहा है, जिसे हम प्यार से कहेंगे स्पॉट प्राइस। थर्ड, टाइम। टाइम इज अ वेरी की फैक्टर ना, कि कितना समय बाकी है, 15 दिन है, 30 दिन है, एक हफ्ता है, 5 दिन है। एंड आपको पता है टाइम के ऊपर बेस करके एंड वोलाटिलिटी के बेस ऊपर बेस करके प्रीमियम का क्या खेल चलता है, एंड यू ऑल नो दीज थिंग्स। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्राइक प्राइस। volatility and another very important part is risk free rate। ठीक है, आरएफ, आरएफ जो लोग फाइनेंस का क्लास करते हो वहां पर मैंने स्टार्टिंग में रिस्क फ्री के बारे में बड़ा बात करता हूँ। तो यहाँ पर आपको रिस्क फ्री का सिंपल मतलब है कि आपका पैसा जहाँ रिस्क फ्री में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसका मार्केट में करंट रेट अगर देखा जाए इंडियन मार्केट में 7%, 6.5, 7, 6.8, 6.9, 7, 7.2, 7.25 मैक्सिमम, इतना ही जा रहा है सब। तो ये है आपका 6 इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स जो ब्लैक स्कोल्स यूज करता है। ठीक है, 6 वेरिएबल पे डिपेंडेड, ऑप्शन टाइप पे, अंडरलाइंग स्टॉक प्राइस पे, टाइम पे, स्ट्राइक प्राइस पे, वोलेटिलिटी पे एंड रिस्क फ्री रेट पे। नेक्स्ट, यहां तक लिख लिया? हाँ सर। और भी कुछ पॉइंट्स बुलेट करके लिख लो। ब्लैक स्कोल्स, जल्दी जल्दी लिख लो सर, तभी मैथ्स में आ पाएंगे। मॉडल वाज डेवलप्ड बाय इकोनॉमिस्ट फिशर, नाम है सर फिशर ब्लैक,
and Myron Scholes in 1970. The idea was first put forward by Robert C. Merton. ठीक है, 3 आदमी का बात आ गया सर, फिशर ब्लैक, मायरन स्कोल्स एंड रॉबर्ट सी मेटन। ठीक है, इसीलिए मॉडल का नाम पे ना मैटन का बीएसएम मॉडल भी कहा जाता है। सो कंफ्यूज मत होना, कभी ब्लैक स्कूल ज्यादा पॉपुलर हुआ क्योंकि अल्टीमेटली फाइनलाइज उन लोगों ने किया, बट इस आइडिया पहले पुट किया था रिसर्च को रॉबर्ट सी मैटन ने। सो ही इज ऑल्सो क्रेडिटेड, उनको भी इसका क्रेडिट जाता है, ही इज ऑल्सो क्रेडिटेड, उनको भी इसका क्रेडिट या श्रेय जाता है फॉर दिस मॉडल, फॉर दिस। नेक्स्ट, it is also known as black holes Martin model, that is BSM model। बेसिक बातें हैं, फिर भी लिखते चलो सर, धीरे धीरे ना बेसिक से एडवांस में कब घुस जाएंगे पता नहीं चलेगा। इट इज used to determine the price of a European options. It is used to determine the price of a European option, which simply means that the option, इसका सिंपल मतलब है कि which the options can only be exercised, the options be only be exercised, can only be exercised on expiry date। on expiry date। हो गया, हो गया सर। ओके सर, अब कुछ एजम्पशन लिख लो। अब मैथ्स के पार्ट में घुस रहे हैं सर, ठीक है, अब मैं मैथ्स के पार्ट में घुस रहा हूँ, तो एजम्पशंस लिखो सर। मैंने इस पर्टिकुलर मॉडल को डेवलप करने के लिए ब्लैक स्कोल्स ने क्या एजम्पशन लिया, एजम्पशन ऑफ ब्लैक स्कोल्स मॉडल। ठीक है,
the Black and Scholes model makes certain assumption. दुनिया में कुछ भी चीज बना लो ना सर, कुछ तो आपको सोचना पड़ता है कि मैं इस एजम्पशन के तहत ये किया। आप लोग जब ट्रेड करते हो आपका भी कुछ एजम्पशंस होता है ना। आप अपने एजम्पशंस को बार बार चेंज नहीं कर सकते, आपको कहीं ना किसी चीज पे टिकना पड़ता है। ठीक है, कांस्टेंट होना पड़ता है। पहला बात कि ये यूरोपियन स्टाइल ऑप्शंस में ज्यादा फिट करता है। यूरोपियन स्टाइल ऑप्शंस में, इंडिया में भी यही चलता है सर, यूरोपियन स्टाइल ऑप्शंस में ज्यादा फिट होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। The option is European and can only be exercised. एक्सरसाइज माने पोजीशन को कंप्लीट करना। क्या ओनली बी एक्सरसाइज एट एक्सपायरेशन, माने अगर आपने बाई करने का राइट लिया था तो उसका आपको राइट मिलता है ना। तो बाई का राइट हो तो बाई का, सेल का राइट आप लेना चाहते हो तो सेल का। बेसिकली जब आप शॉर्ट सेलिंग करते हो है ना, जब आप पुट में जाते हो या फिर जब आप कॉल में बाई करते हो तो आप या तो बाई का राइट लेते हो या तो सेल का राइट लेते हो, है ना। ये बेसिक्स में ही बताया जाता है सर। जब हम लोग फ्यूचर बेसिक्स पढ़ते हैं तब उसी के टाइम पे आपको ये सब चीज सिखाया जाता है कि कैसे राइट लिया जाता है। तो डोंट वरी, जिनका बेसिक नहीं हुआ है वो कर लेगा, डोंट वरी, या रिवाइज भी हो कर सकते हैं। यूरोपियन स्टाइल ऑप्शंस, द ऑप्शन इज यूरोपियन एंड कैन ओनली बी एक्सरसाइज्ड एट एक्सपायरेशन। एक्सपायरी, ठीक है। ये assumptions है। दूसरा बड़ा assumption है सर, कांस्टेंट एंड नॉन वोलेटिलिटी। ये भी आपको मैं बहुत बार दिखाया सर। अगर आप, जब जब हम लोग स्ट्रेटेजी करते रहते हैं आपको वोलेटिलिटी के बारे में, इवन सेंसिबल के अंदर भी मैंने आपको लिखाया है ना। अभी और आज मैं दिखा देखी में समय नहीं दे रहा हूँ सर, दूसरे दिन दिखा दूंगा फिर से कि स्टैंडर्ड डिविएशंस के जैसे किस तरह से वोलेटिलिटी का सिनारियो आपको दिखाई देता है। तो कांस्टेंट एंड नॉन वोलेटिलिटी, ठीक है। कांस्टेंट एंड नॉन वोलेटिलिटी, इसका मतलब ये है द वोलेटिलिटी of the underlying asset, तो वोलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट माने जिस एसेट पे हम लोग ट्रेड लेने वाले हैं या ऑप्शन ट्रेड लेने वाले हैं उसका वोलेटिलिटी नोन होगा एंड कांस्टेंट होगा। यानी बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते हम उसको। पता नहीं ये रियल में कितना संभव है, ये भी समय बताता है, लेकिन ये असम्पशन इनका है, फिर भी काम करता है मार्केट में। नोन, नेक्स्ट पॉइंट, नोन एंड कांस्टेंट रिस्क फ्री रिटर्न। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या रिस्क फ्री रिटर्न चल रहा है, इसका भी आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। दिस इज अनदर पॉइंट, द रिस्क फ्री रिटर्न, मैंने जहां पर आपका पैसा सेफ रिटर्न दे रहा है, कितना परसेंटेज देगा, द रिस्क फ्री रिटर्न, द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द underlying, of the underlying asset are known and constant, known and constant। ठीक है, यहां तक लिख लिया सर, प्लीज टेल मी। और भी कुछ assumptions हैं उसे भी लिख लो, 1 2 3, ठीक है 4 5 6 7 assumptions तो होना चाहिए।
लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड रिटर्न, ये एक्चुअली एक मैथमेटिकल प्रयोग है, ठीक है। ज्यादा माथा नहीं लगाना इसमें, लगा सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा अगर किसी को मैथमेटिशियन बनना है, बट यहाँ पर लॉग का इस्तेमाल है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का काफी इस्तेमाल है। तो लॉग, इसको बोलते हैं लॉग नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रिटर्न। इसका मतलब क्या है ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। द रिटर्न्स ऑफ द अंडरलाइंग, द रिटर्न्स ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, माने जिसके ऊपर आप ट्रेड ले रहे हो, ठीक है। सपोज निफ्टी में कर रहे हो, निफ्टी ऑप्शंस ले रहे हो, ठीक है, तो निफ्टी आपका अंडरलाइंग। रिलायंस पे करोगे तो रिलायंस आपका अंडरलाइंग, इन्फोसिस में करोगे तो इन्फोसिस आपका अंडरलाइंग, जिसमें करोगे वो आपका अंडरलाइंग। रिटर्न ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आर। अच्छा ये एक बात है सर, जो लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हो ना सर क्लास में, याद है मैंने एक वो क्या बोलते हैं उसको, एक बॉल का गेम दिखाया था आप लोगों को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। बेल हाँ बेल कर हाँ, बेल कार्व, थैंक यू सर, बेल कार्व। एक गैल्टन बोर्ड बोल के एक बोर्ड होता है, उस बोर्ड में आप बॉल को डालो तो वो एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये एक मैथमेटिकल प्रूफ है सर, ये देखा गया है किसी भी चीज को एक कांस्टेंट पॉइंट से अगर छोड़ा जाता है ना, तो वो एक बेल कार्व की तरह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैटिस्टिक्स में और भी अलग अलग वेराइटीज हैं। अगर आप लोग मैम के पास स्टैटिस्टिक्स का पूरा कोर्स करते हो, जिसका स्टैटिस्टिक्स हुई है, उसको ना स्टैटिस्टिक्स में अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स को जितना स्टैट करना पड़ता है, उतना स्टैट अगर कोई सीख लिया तो बिजनेस लेवल एनालिसिस के लिए एनफ है, ठीक है, इतना मैं बोलूंगा। इसके लिए आप A to Z एकदम मीन मीडियन मोड से लेके एकदम इंडेक्सेशन, बहुत सारा चीजें हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारे ऐसे पढ़ना पड़ता है। तो जो लोग इसका कंप्लीट करोगे ना, आपको स्टैट में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बेहतर स्टैटिस्टिशियन बन सकते हो। और स्टॉक मार्केट में स्टैटिस्टिक्स का यूज है सर, अच्छा खासा यूज है, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स और क्या बोलते हैं उसको, फाइनेंस का मिक्स है ना, ठीक है। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में ना इसका यूज बहुत है। सो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रिटर्न, द रिटर्न ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नेक्स्ट, और एक एजम्पशन है यहाँ पर, नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ऑलवेज इंप्रूव योर बेसिक सर। एक बात है ना सर जिंदगी में, ये मैंने भी देखा और मैं दूसरों को भी यही सजेस्ट करता हूँ, अगर अपने लाइफ में जो चीज आप पूरा नहीं किए सर, ठीक है, जो आपको करना चाहिए था, कभी बचपन में करना चाहिए था बट आपने नहीं किया, ठीक है, अब कर लो। मैंने ऐसा ना करे दिमाग में कि अरे तब नहीं हुआ, नहीं हुआ, और क्या जरूरत है, नहीं सर। जिस टाइम पे जो चीज करना था अगर आप नहीं करते हो ना, उसका जरूरत आपको आगे जाके पड़ेगा। तो आप सोचते होंगे कि क्या जरूरत पड़ेगा, पर जरूरत गारंटी पड़ेगा। तो पॉइंट इज दैट कि इंसान को अपना ड्यूज चुकाना पड़ता है, ठीक है। इंसान को, हर इंसान को, जो भी अपने वर्क लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, जिसका जैसा हो, ठीक है, हर चीज में उसका ना ड्यूज होता है। अगर है तो जिसने जितना ड्यू रखा, ठीक है, जो ज्यादा ड्यू रखा उसका परफॉर्मेंस उतना खराब मानो, ठीक है। तो जिसका ड्यू जितना खराब खराब है, जिसका मार्केट में ज्यादा ड्यू रह गया, मार्केट ड्यू इन द सेंस बचपन में जो करना चाहिए था नहीं किया, अब कर लो सर, ठीक है। अगर अब भी ड्यू रखोगे, अगर अभी भी ड्यू रख लेते हो, तो बुढ़ापा खराब होने वाला है। सर मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसा हार्डकोर ट्रूथ। इसे ऑलवेज पे ऑफ योर ड्यूज, ठीक है, खत्म करो अपना ड्यूज, कंप्लीट करो। नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, लिखो सर, देयर आर नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन बाइंग द ऑप्शन। सर ये संभव है क्या? दैट इज नॉट पॉसिबल। ये इस मॉडल का क्रिटिसिज्म है। नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐसे हो ही नहीं सकता इन टूडेज वर्ल्ड, कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होगा, आप ऑप्शन बाई करोगे। हाँ सर, ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो है। अच्छा, ब्रोकरेज वगैरह तो लग ही जाता है। नो डिविडेंड,
ये भी डिविडेंड के बारे में मैं क्या बोलूं सर, कभी हाँ भी है कभी ना भी है। ठीक है, कहता है नो डिविडेंड्स आर पेड आउट ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द ऑप्शन। ऑप्शन का जो टोटल लाइफ है उसके अंदर डिविडेंड पे नहीं होगा। नो डिविडेंड्स आर पे आउट ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द ऑप्शंस। अब ये क्या बताऊं सर, ये हो भी सकता है ना भी हो सकता है। ठीक है, कुछ हद तक ठीक है कुछ हद तक ठीक नहीं है। ठीक है, तो जो भी है बताया है ब्लैक स्कोल्स जी ने तो हमें मानना पड़ेगा फिलहाल। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट एफिशिएंट मार्केट। सर इसका मतलब एफिशिएंट मार्केट माने मार्केट्स आर रैंडम, रैंडम माने दैट इज market movements cannot be predicted, market movement cannot be predicted। ये ब्लैक स्कोल का मानना है। एफिशिएंट मार्केट माने रैंडम है, किधर भी जा सकता है, मूवमेंट प्रेडिक्ट करना इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, यहां तक लिख लिए सब। बोलो। लिख लिया? हाँ सर। ओके सर, अब चलो सर, देखते देखते आ गए सर फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला कहां से कहां आ गए देखते देखते। सर गाना तो ऐसा नहीं है, गाना ऐसा है कि क्या से क्या हो गए हैं देखते देखते। ये पाकिस्तानी गाना है सर, राहत फतेह अली खान गजब गाते हैं। ब्लैक स्कोल्स मॉडल्स फॉर प्राइसिंग ऑफ कॉल ऑप्शंस। ठीक है, मैं कॉल पे बता रहा हूँ। ठीक है, अब धीरे धीरे आपको पुट का भी पता लग जाएगा। तो ब्लैक स्कोल्स मॉडल फॉर प्राइसिंग ऑफ कॉल ऑप्शंस। तो जब मैं बात कॉल से करूं, ठीक है, जब मैं बात कॉल से करूं तो ये सी इक्वल्स टू बताएंगे, नहीं तो पी इक्वल्स टू होता। तो फिलहाल सी इक्वल्स टू देख लो। फॉर्मूला कुछ ऐसा है, सी इक्वल्स टू एस इंटू एन, ब्रैकेट में दे दो D1 माइनस के इंटू ई टू द पावर माइनस RT। ठीक है, इंटू एन ब्रैकेट में D2। ये कॉल का फॉर्मूला है, कॉल ऑप्शंस प्राइसिंग का फॉर्मूला है। सर फॉर्मूला ऐसे समझ में नहीं आएगा, फॉर्मूला में आपको काफी मशक्कत करना है, तब जाके फॉर्मूला आपके दिमाग में घुसेगा। ठीक है, इसी में थोड़ा टाइम लगेगा सर। सेकेंड पार्ट इज दैट इसको और एक तरीके से लिखा जा सकता है, C इक्वल्स टू S इंटू एन D1 माइनस, अच्छा इस K को माइनस K इंटू ई टू दी पावर माइनस RT, क्या इसको मैं चेंज करके K डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर RT अगर माइनस को हटाना चाहूँ तो कर सकता हूँ सर?
ये मैथ्स है, कहाँ सिखाया जाता है? एक 9-10 में भी सिखाया जाता है। इंडिसेस बोल के एक चैप्टर होता है, सूचक। वहां पर अगर टू दी पावर में माइनस है, अगर आप टू दी पावर माइनस को चेंज करना चाहोगे तो वो डिवाइड होके आ जाएगा, और डिवाइड होके क्या हो जाएगा? के इंटू ई टू दी पावर माइनस आर टी है। अगर आप इस माइनस को हटाना चाहते हो तो इसको के डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर आर टी कर दो तो माइनस हट जाता है। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, इंडिसेस। ठीक है, समझ में आ गया सर? ये क्या आप लोगों को ये बात समझ में आया? हाँ सर। तो ये हो गया। आप दोनों में से किसी भी एक तरीके से लिख सकते हो, नो इश्यू विद दैट। ठीक है, मैटर सेम काम करेगा। नाउ सवाल ये उठता है, सर ये जो एस है, एन है, D1 है, के है, ई है, RT है, कौन है ये लोग? ठीक है, या ND1 क्या है, ND2 क्या है? सर इसी में तो माथा खराब होगा, इसी में तो माथा खराब करने वाले हैं मैं। तो बेसिकली मैंने आपको पहले ही बोला था कि 5-6 वेरिएबल्स बहुत वाइटल है ना क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले ना ये 5-6 वेरिएबल्स को आपको बताना पड़ेगा, जो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे कि एस फॉर क्या है? एस फॉर एस इक्वल्स टू स्पॉट प्राइस। ठीक है, इजी है सर, इजी है। के इक्वल्स टू स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, ई सर ये ना फिक्स नंबर है, इसको ना मैथ्स में बोला जाता है एप्सिलॉन कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, एक्सपोनेंशियल या एप्सिलॉन कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, ये प्योर मैथ्स का एक एप्लीकेशन है, इसी ई को यहाँ पर यूज किया गया। अब मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि हम लोगों का ऑब्जेक्टिव सिर्फ फाइनेंशियल एप्लीकेशंस है, हमें यहाँ पर मैथमेटिशियन नहीं बनना है, तो फिर नोबेल प्राइज हम लोगों को मिल जाएगा। एप्सिलॉन कांस्टेंट वैल्यू, इसका एक वैल्यू जो है ना ये गिवन रहेगा नॉर्मली। ठीक है, जो जैसे कि CA में एग्जाम में आता है, ठीक है, इवन CF एग्जाम में एज वेल एज NISN का जो और भी हायर लेवल एग्जाम है ना रिसर्च वगैरह का, वहां पर भी आता है। तो इवन इक्विटी में भी कभी कभी सवाल कर लेता है। तो एप्सिलॉन कांस्टेंट वैल्यू 2.7183, ये वैल्यू फिक्स वैल्यू है सर, इसको आप मगअप कर सकते हो। ठीक है, एप्सिलॉन कांस्टेंट वैल्यू 2.7183। ये मत पूछा सर कहाँ से आया, मैं बोला ना हमें मैथमेटिशियन नहीं बनना है। ठीक है, कुछ चीजें फिक्स्ड है थंब रूल की तरह। R इक्वल्स टू, अब जो कुछ चीजें समझ में आता है, स्पॉट प्राइस मिल जाता है, स्ट्राइक प्राइस मार्केट से मिल जाएगा। R फॉर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। कंपाउंडिंग वैल्यू, हाँ, रिस्क फ्री रिटर्न कंपाउंडिंग होके जो मिलेगा, सिंपल वाला नहीं। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में आपको जो मिलेगा। और एक है टी फॉर टाइम टू एक्सपायरेशन, टाइम टू एक्सपायरेशन, SKERT, SKERT। ठीक है, समझ गए? ये तो है, ये यहाँ पर जो S का वैल्यू, ठीक है, T फॉर कॉल ऑप्शन, ठीक है, S का वैल्यू, E का वैल्यू, R का मतलब, T का मतलब, K का मतलब। लेकिन दो मतलब पता नहीं चला सर, एक N का मतलब पता नहीं चला और एक D1 का मतलब पता नहीं चला। सर एक्चुअली N जो है ना, N और D1 जो है ना, ये लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है। मैं आपको अभी कुछ देर पहले बता रहा था ना, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो वही लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ये ND1 और ND2 का हिसाब किताब है यहाँ पर। इसमें आपका माथा थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे सर। ठीक है, लेकिन पहले मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक लिख लिए कि नहीं? बोलो सर। अब यहाँ पर भी और एक फॉर्मूला जनरेट होगा सर। ठीक है, और क्या फॉर्मूला जनरेट होगा? जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी लिखाया, ठीक है, कॉल ऑप्शंस का फॉर्मूला। अब क्या है
कॉल प्राइसिंग फॉर्मूला मैंने आपको बताया। अब सिमिलर तरीके से ना ब्लैक स्कोल्स मॉडल में और एक फॉर्मूला आता है, जैसे कि D1 का फॉर्मूला, डिस्ट्रीब्यूशन 1 एंड डिस्ट्रीब्यूशन 2, ठीक है, वहां पर दो डी था ना, एक D1 था एक D2 था। यहाँ पर एक D1 था और एक D2 था, इसका भी अलग से फॉर्मूला जनरेट होता है। D1 का मैं आपको बताता हूँ, एल एन माने मैं आपको क्या बोल रहा हूँ सर, लॉग नॉर्मल। ध्यान से सुनना बात को, लॉग नॉर्मल क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है। ये लॉग का एक कॉन्सेप्ट है, जो बचपन में आप लोग लॉग यूज करना सीखे थे ना, लॉगरिदम, ठीक है। ये नॉर्मली पढ़ाया जाता है सर, आजकल तो 9-10 में भी पढ़ाया जाता है। और जो लोग प्योर मैथ्स किए हो बचपन में 11-12 में एटलीस्ट, उनको तो लॉग का यूज अच्छे खासे पता होगा। तो ठीक है, मैं ज्यादा दिमाग नहीं खाऊंगा, लॉग के पीछे ज्यादा माथा नहीं खाऊंगा, पर हम लोग कॉमर्शियल लेवल में, कॉमर्स लेवल में जितना जरूरत है पूरा बताऊंगा सर, कॉमर्स एंड फाइनेंस में जितना जरूरत है पूरा बताऊंगा। तो एल एन इंटू एस, ठीक है, सफिक्स में टी दे देना, डिवाइडेड बाई के प्लस ब्रैकेट में आर प्लस सिग्मा स्क्वायर, सफिक्स में भी दे देना, डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। जितना आया इसको होल डिवाइडेड कर देना, सिग्मा, ठीक है। सिग्मा का नॉर्मली 6 नहीं होता है सर, मेरा थोड़ा ठीक नहीं होता है। सिग्मा कैसे होता है, ऐसे होता है सिग्मा, ठीक है। सिग्मा सफिक्स में एस दे देना, रूट ओवर ऑफ टी। ये 6 स्क्वायर नहीं है सर, सिग्मा है, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर है। सिग्मा माने बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, एस डी। सिग्मा माने एस डी होता है सर, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। सो ये स्टैट है सर, मैं बार बार बोल रहा हूँ जिनका, इसीलिए मैं शुरू में बोला था कि अगर बचपन का कुछ ड्यूज है ना, बचपन का कुछ ड्यूज है तो चुकाना पड़ेगा सर, लेकिन कोई बात नहीं, फिलहाल फोकस करें। अब आपको ना सारा पॉइंट ना गिवन है, जो पॉइंट गिवन नहीं है उसको थोड़ा मशक्कत करना है। यह है D1 का फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला आपको काम आएगा सर, दैट इज D2 का फॉर्मूला। D2 को भी सेम तरह से लिखा जा सकता है, बस यहाँ पर R के बाद माइनस हो जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर को माइनस वाला नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको ना डायरेक्टली ऐसा वाला दिखा देता हूँ। जो भी D1 आएगा, जो भी D1 आएगा वहां से आप माइनस कर देना सिग्मा, ठीक है, सिग्मा का वैल्यू रूट ओवर ऑफ टी, सिग्मा का वैल्यू रूट ओवर ऑफ टी। ये माइनस करने से आपको D2 मिल जाएगा, बट ऐसे आपको अलग तरीके से भी एक होता है, आर को माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई 2 करने से भी D2 मिलता है, बट यहाँ जरूरत नहीं है। आप फिलहाल D2 इक्वल्स टू D1 का वैल्यू माइनस सिग्मा रूट टी करने से भी आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर और एक बात लिख के रखो, आपको शायद बाद में दिक्कत ना हो। इस पूरा कॉन्सेप्ट में दो ऐसा चीज है जिसका कंसेप्ट में भी किसी को समझ में नहीं आएगा, कि नाम का मतलब समझ में नहीं आया। जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूला के अंदर एक एल है, एल का मतलब है नेचुरल लॉग, ठीक है, एल का मतलब होता है नेचुरल लॉग, और एक दादा ये सिग्मा जो है। हाँ বলছি বল, কি দাদা তুমি বল এলএন মানে বললে লগ নরমাল বললে একই ব্যাপার, ন্যাচারাল লগ, লগ নর্মাল একই ব্যাপার, আচ্ছা ঠিক আছে দু রকমই ইউজ করে। और सिग्मा মানে স্ট্যান্ডার্ড डेविएशन। एल माने नेचुरल लॉग, सिग्मा माने स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये दो चीज छोड़ के बाकी सब चीज हम लोगों को पता है। वी नो दी एस, वी नो दी के, है ना, वी नो दी आर, वी नो दी टी, है ना, हमें पता है, सब पता है, बाकी वैल्यू पुट करने से निकल जाएगा। जो पता नहीं है उसके पीछे थोड़ा माथा खराब तो होगा। ओके, तो ये दो फॉर्मूला काम आएगा। तो यहाँ पर 3 फॉर्मूला जनरेट हुआ मेनली, एक ब्लैक स्कोल्स मॉडल्स फॉर प्राइसिंग ऑफ कॉल ऑप्शंस,
जहां पर c इक्वल्स टू आपने s इंटू एन डी वन माइनस के इंटू ई टू दी पावर माइनस आर टी इंटू एन इंटू एन डी टू, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और यहाँ पर और एक फॉर्मूला निकल के आया, डी वन इक्वल्स टू एल एन इंटू एस बाई के प्लस आर प्लस सिग्मा स्क्वायर बाई टू इंटू टी होल डिवाइडेड बाई सिग्मा इंटू रूट ओवर ऑफ टी। एंड डी टू का क्या आया, जो भी डी वन का वैल्यू आएगा उसको माइनस कर देना सिग्मा रूट ओवर ऑफ टी से, सिग्मा रूट ओवर ऑफ टी से। मेरा सिग्मा ठीक से बन नहीं रहा है, कोई छः ना समझ ले इसको, ठीक है, सिग्मा रूट ओवर ऑफ टी। अब ये फॉर्मूला काम आने वाला है, ठीक है, यहां तक अगर लिख लिया तो फिर आगे का जर्नी ध्यान से देखना सर। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल कराने जा रहा हूं, ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल करेंगे, एक एग्जाम्पल करेंगे तो क्लियर हो जाए, क्या बोलते हो सर? এতটা হয়ে গেছে, সবার লেখা হয়ে গেছে? ঠিক আছে, अब একটু মাথা খারাপ করবো, अब थोड़ा माथा खराब होगा, कैलकुलेशन मुझे ठीक ठाक से बताना सर, ठीक है, प्रॉपरली प्लस माइनस इंटू डिवाइडेड ये सब ठीक ठाक करना, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। जो चीज थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, मैंने जैसे कि एलएन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये थोड़ा आपको एजम्पशंस लेना पड़ेगा, लॉग टेबल का इस्तेमाल करना पड़ता है। लॉग टेबल बचपन में कभी यूज किए हो सर? हाँ, ছোটবেলাতে লগ টেবিল কখনো ইউজ করেছে কেউ? লগের একটা হ্যাঁ টেবিল হয়, করেছে না, লগের একটা টেবিল দিয়ে দেয়, নর্মালি এগুলো গিভেন থাকে, অনেক সময় কোশ্চেনে বলে দেয় লগের ভ্যালু কত, ঠিক আছে, আমরা এখানে দরকার পড়লে গুগলের হেল্প নিয়ে নেবো, ঠিক আছে, আর একটা টেবিল হয়, ওই টেবিলটা আমি দেখছি যদি শেয়ার করা যায় আমি শেয়ার করে দিচ্ছি, ঠিক আছে, বুঝিয়ে দিচ্ছি कि কিভাবে জিনিসটা ইউজ করতে হয়। बट आपातत একটা क्वेश्चन रेज करो, एक 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 सवाल पहले बनाते हैं सर, ठीक है। द शेयर ऑफ रिलायंस, ठीक है, ऐसे तो मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ सर, आप रिलायंस ले लो, इन्फोसिस ले लो, जो पसंद है वो ले लो, डजेंट मैटर, या एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड जो पसंद है ले लो, ऐसे करंट रिलायंस का दाम नहीं है, ये जस्ट मेरा एक एग्जांपल है। मानो कि शेयर ऑफ रिलायंस, ठीक है, मानो, ठीक है, मानो कि शेयर ऑफ रिलायंस लिमिटेड करेंटली, जो भी आप ऐसे नॉर्मल भी कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, रिलायंस लिमिटेड करेंटली प्राइस्ड, ये किताब में मिला था मुझे एग्जांपल, इसलिए मैंने यहाँ से वही 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 वाला डिजिट यूज कर रहा हूँ। द शेयर्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड करेंटली प्राइस्ड एट रुपीज 415, ठीक है, 415 টাকা, एंड कॉल ऑप्शंस एक्सरसाइजेबल इन 3 मंथ टाइम, ठीक है। अब ये टाइम पीरियड 3 मंथ हो सकता है, 2 मंथ हो सकता है, 1 मंथ हो सकता है, 1 वीक हो सकता है, ठीक है, हम लोग यहाँ पर ये 3 मंथ टाइम पीरियड ले रहे हैं। हैज एन एक्सरसाइज रेट ऑफ 400, एक्सरसाइज रेट 400, मार्केट में रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट is 5% per annum and standard deviation, that is volatility,
of share price is 22%. ठीक है, ये गिवन है, ये एक्चुअली मिल जाता है। एक्चुअल में ये सारा इंफॉर्मेशन आपको रियल लाइफ में भी अवेलेबल हो जाता है। जब आप लाइव ट्रेडिंग भी करोगे ये सारा इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, यानी कॉल ऑप्शंस का प्राइस क्या है होगा, प्रीमियम वैल्यू क्या होगा, कॉल ऑप्शंस का प्रीमियम वैल्यू क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करने बोल रहे हैं। सो फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन मुझे फटाफट बोलो सर, मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप लोगों से सही जवाब का। एस क्या है? स्पॉट प्राइस। हाँ, क्या मतलब কি হবে স্পট প্রাইস কত হবে? 415। কে স্ট্রাইক প্রাইস কত হবে? 400। थैंक यू सर। ई, अच्छा ई का वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में तो नहीं है, बट वी नो ई इज अ कांस्टेंट वैल्यू। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर इसको? एप्सिलॉन कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, ये मैथ्स का एक प्रयोग है सर, आप चाहो तो इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो, बट फिलहाल मुझे इसके पीछे रिसर्च का कोई इच्छा नहीं है। कांस्टेंट वैल्यू, वैल्यू कत बेटा 2 पॉइंट, याद रखो सर 2.17183। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। अच्छा, ये हमेशा मैथ्स में ये चीज हमेशा यूज होती है, जो लोग प्योर मैथ्स पढ़ते हैं उनको भी ये चीज देखा जाता है। ठीक है, तो एप्सिलॉन कांस्टेंट वैल्यू 2.7183, इसका बहुत काम आने वाला है सर। एंड और क्या गिवन है हमें? आर क्या है? हाँ कत? 5%। 5%। अच्छा, अगर 5 को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहे मैंने पॉइंट में, तो क्या हो जाएगा? 0.01। मैंने 5/100 है ना, तो 0.05। तो ये अच्छा होता है सर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। टी का वैल्यू मैंने टाइम टू एक्सपायरी 3 मंथ। 3 मंथ। अगर 3 मंथ को अगर हम लोग पॉइंट में करना चाहे तो 0.25। 3/12, 12 माने 0.25, 3/12। ठीक है, 1/4, 1/4 माने 0.25, तो 0.25 मंथ माने 0.25 मंथ माने बेसिकली 0.25 माने एक्चुअली ओवरऑल 3 मंथ का फ्रैक्शन वैल्यू 0.25। ठीक है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरूरी है, इसलिए इसको इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर लिए। वेरी गुड सर। अब क्या करना है? अब इसको ब्लैक स्कोल्स मॉडल में पुट करना है। तो फॉर्मूला क्या है सर कॉल ऑप्शन प्राइसिंग का? C इक्वल्स टू, कॉल ऑप्शन प्राइसिंग का फॉर्मूला क्या है? C इक्वल्स टू S इंटू ND1 माइनस K डिवाइडेड बाई E टू द पावर RT इंटू N इंटू D2। जो लोग फाइनेंस का क्लास करते हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, उनको समझ में आ रहा है सर कि फॉर्मूला का टेक्निक कुछ उसी तरह का है, ऐसे ही होता है ना। अब यहाँ पर पॉइंट है कि आप उसको अगर पुट करोगे तो C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? S माने 415, जो पता है वो पुट कर दो, विच यू नो, नोन पॉइंट्स को पुट कर दो सर। 415 इंटू ND1 पता नहीं है, ND1 पता नहीं है, छोड़ दो इसको। K कितना है सर? 400 डिवाइडेड बाई E टू दी पावर R को, तो R का वैल्यू 0.05 माइनस RT ना, सॉरी माइनस तो अभी नहीं होगा, RT माने 0.05 इंटू T कितना है सर? 0.25। थैंक यू सर, 25 इंटू ND2। अब मुश्किल क्या हो गया? ND1 ND2 का कुछ पता नहीं है सर, ND1 ND2 का कुछ पता नहीं है, ये हम लोगों को एकदम बिल्कुल पता नहीं है। अब ये आपको थोड़ा सा माथा खराब करना पड़ेगा। अब यहाँ से थोड़ा सा खेल चालू होता है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट।
D1 इक्वल्स टू, मैं ऑलरेडी आपको फॉर्मूला लिखाया था नेचुरल लॉग या लॉग नॉर्मल जैसे, ln इंटू एस बाई के, ठीक है, प्लस आर प्लस सिग्मा स्क्वायर बाई 2, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 था ना सर, ऐसा इंटू टी, ओके, होल डिवाइडेड बाई सिग्मा इंटू रूट ओवर टी। यह है D1 का फॉर्मूला। और D2 का फॉर्मूला क्या था, जो भी D1 आएगा माइनस सिग्मा इंटू रूट ओवर ऑफ टी, यह है फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला में थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ेगा, चलो देखते हैं सर, पुट करते हैं, जो जो पता लग रहा है उसे बस पुट करते चलेंगे। अब चलो D1 पे पुट करें, D1 पे पुट करें सर, जब D1 पे पुट कर रहे हैं ln इंटू एस की जगह क्या पुट करेंगे, एस बाई के 415 डिवाइडेड बाई 400, 415 बाई 400 है ना सर, प्लस प्लस क्या होगा, जीरो पॉइंट 05, ठीक कर रहा हूं ना, बोलो सर, आर माने 0.05 तो ऐसा 0.05 प्लस कितना होगा 0.22 डिवाइडेड बाई 2 है ना, 0.22, ऐसा इसको ऐसे लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए समझने में। ये जो सिग्मा स्क्वायर बाई क्या है सर, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 है, तो आप ऐसे करके लिख सकते हो ना, सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है ना 22%, तो 0.22, सो 0.22 को टू दी पावर 2 कर दो, इंटू हाफ कर दो, 1/2 कर दो, तो मतलब सेम होता है। या फिर 0.22 स्क्वायर बाई 2 भी कर सकते हो, एक ही बात है ना, एक ही बात है ना। एक काम करो, इस हाफ को ना इधर, হাফটা কি ব্র্যাকেটের মধ্যে তাই বলো, হাফটাকে এদিকে দে, ভালো হবে, এইখানে দিয়ে দে। হাফটা ব্র্যাকেটের মধ্যে আছে সূত্রে, হ্যাঁ ব্র্যাকেটের মধ্যেই আছে, হাফ ইনটু মানে ডিভাইডেড, হ্যাঁ সূত্রে তাই তো আছে। अरे স্কয়ার हाफ সিগমার माने উপরে তাই सिग्मा स्क्वायर बाई 2, हाँ सिग्मा स्क्वायर बाई 2, इसलिए मैंने लिखा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई 2 भी कर सकते हो, डिवाइडेड बाई 2 भी कर सकते हो। सेकंड ब्रैकेट क्लोज कर दो, इनटू टी कितना है 0.25, होल डिवाइडेड बाई क्या करना है, सिग्मा का वैल्यू 0.22 रूट ओवर टी का वैल्यू 0.25। প্লিজ এবার একটু আমাকে ক্যালকুলেশন গুলো করে একটু বল বাবা, কত কত হচ্ছে, সলভিং न्यूमरेटर सॉल्व करो पहले, लॉबेज सॉल्व करो, लॉब न्यूमरेटर बांग्ला में बोलते हैं लॉब, बोलो सर, सॉल्विंग न्यूमरेटर কত আসছে, अच्छा मैं इसको एक एक करके तोड़ के दिखाऊं, चलो एलएन को रहने दो सर, पता नहीं ना तो रहने दो, मुझे बताओ 415 बाई 400 कितना होता है, तो 1.03 75 প্লাস इसका क्या होगा, এইটা কত হচ্ছে 0.05টা থাক ওরকম, है ना 0.05টা থাক, খালি এই পার্টটা সলভ করে বল, 0.22 হোল স্কয়ার বাই 2, তো 0.0242 আচ্ছা এটাকে এরকম শুধু এইটুকু সলভ করে বল তো, 0.22 হোল স্কয়ার কত হচ্ছে, 22 স্কয়ার মানে 484 হয়, 484 তাই তো, তাহলে 0.484 484, ঠিক আছে, এটাকে করে দে ডিভাইড, 0.0484 হবে, হ্যাঁ 0.0484 চারটা ও হবে, 0.04, 0.0484 ওকে 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 বুঝেছি।
0.0484 ঠিক আছে, এটা বাই 2 ব্র্যাকেট ক্লোজ করো ইনটু 0.25 স্টেপ বাই স্টেপ করে চলছি আমি। আচ্ছা আবার এটাকে সলভ কর, ln টাকে রেখে দে এরকম, ln रख दो सर, ln इंटू 0.0375 रहने दो, प्लस इसको सॉल्व करके बताओ, मैंने डिवाइडेड बाई 2 करके बताओ, 0.05 प्लस 0.0242 इंटू 0. তাই তো, ঠিক করেছি আমি ঠিক করেছি। फिर ln ब्रैकेट में 1.0375 ओके प्लस 0. प्लस कर दो सर 0.0742 इंटू 0.25 ओके, फिर ln 1.0375 प्लस इसको इंटू कर दो 0. कितना रहे 0.01 आई थिंक 855 তাই তো, হ্যাঁ স্যার। চেক করো ঠিক কি আছে, ঠিক আছে আমার। হ্যাঁ হ্যাঁ तो इक्वेशन आर, सो इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन क्या बन जाएगा सर, ln 1.0375 प्लस 0.01855 0.01855 होल डिवाइडेड बाई, এটা তো নিউমারেটর ছিল, ये तो न्यूमरेटर था, डिनोमिनेटर कितना होगा 0.22 रूट 0.25 কত হচ্ছে पॉइंट, सर मैंने तो न्यूमरेटर बताया, डिनोमिनेटर कितना होगा 0.25, कैलकुलेटर में दबा के रूट लगाओ ना 0.11 पॉइंट, हाँ वेरी गुड सर, 0.25 को कैलकुलेटर में रूट करो, कहाँ चला गया भाई, पॉइंट 0.5 আসবে রুটটা इंटू 0.22 তাই তো 0.11 এটা আসছে, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। तो ये इक्वेशन बना सर, ठीक है, D1 का इक्वेशन बना, D1 का इक्वेशन बन गया। अब इसको और आगे लेके चलते हैं, देखते हैं सर कहाँ तक पहुंच पाते हैं, कहाँ तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि खेल में आगे गड़बड़ है सर, ठीक है, थोड़ा सा आपको फंसाएगा। सो ln इंटू 1.03 कितना है 0375, अगर आप इसको इधर कर देते हो, ln को अगर इधर ले लेते हो सर, तो मुझे बता सकते हो सर क्या वैल्यू आ सकता है। अच्छा इसमें एक पॉइंट है सर, आपको पता है ln का वैल्यू कितना है, मैंने अब इसमें ना लॉग टेबल देखना पड़ता है, मैं आपको बता दूं सर, अब यहाँ पर ना आपको लॉग टेबल देखना पड़ता है। आप ना एक काम करो, अब लॉग टेबल मैं कहाँ से लाऊं आपके लिए, अब गूगल करो सर लॉग टेबल नॉर्मली ये सब इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस में दे देता है, गूगल में आप लिखो सर लॉग ln ब्रैकेट दो 1.0375, कितना बता रहे सर 0.03681 आ रहा है सर, দেখাচ্ছে এখানে ln 1.0375 का वैल्यू, अरे बोलो सर देखते পাচ্ছি সবাই, डोंट वरी हाँ, आ रहा है सर। सर। अब ये एक्चुअली लॉग टेबल से मिलता है, ठीक है, कि लॉग इतने का वैल्यू कितना है, लॉग उतने का वैल्यू कितना है, ये जो लोग बचपन में लॉग सॉल्व किया होगा उनको जरूर पता होगा सर। लेकिन किंतु परंतु बंधु हम लोग इसका भी अगर मानो कॉमर्शियल कैलकुलेटर में भी क्या सॉल्व हो सकता है, हो सकता है, अगर लॉग टेबल ना भी मिले तो भी आप सॉल्व कर सकते हो, मैं कोशिश करता हूँ आपको वो भी बता देने का।
सर माथा खराब हो जाएगा। हाँ सर होने दो, आज थोड़ा मैं माथा खराब करने के लिए बैठा हूँ। एल एन 1.0375 ऐसे वैल्यू मिल गया, कंप्लीट करके रखो। कितना कितना आया था वैल्यू, तो मिल गया, गूगल बता दिया सर। 0.03681 तक ले लो, ठीक है। पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 5 5 घर ले लो, 5 डिजिट ले लो सर। तो 0.03681 ये एल एन का वैल्यू है, ठीक है। ऐसे यहाँ से D1 को हटा दो। एल एन 1.0375 का वैल्यू आपको मिल गया, बिकॉज ये लॉग टेबल से मिला है सर, ठीक है। अब देखो आप इजीली हो जाएगा सॉल्व। 0.03681 प्लस कितना है इधर, 0.01855 डिवाइडेड बाई 0.11 कितना आ रहा है सर? কত আসছে? सर 0.50327 ओके, तो फिर 0.533 कर सकते कि नहीं? हाँ सर 0.5032 আছে 32 के बाद क्या है? 7 तो इसलिए 33 कर दो। पॉइंट के बाद 4 डिजिट लो, 0.5033 D1 का वैल्यू, ठीक है। अच्छा यहाँ से D2 भी निकल जाएगा, यहाँ से D2 हो जाएगा सर। D2 का वैल्यू क्या कैसे निकला है? D2 इक्वल्स टू व्हाट, D1 माइनस सिग्मा इंटू रूट ओवर ऑफ T। तो इफ यू नो दी, हाँ 0.3933 हाँ ठीक है सर। D2 का वैल्यू हो गया 0.3933। तो सर D1 D2 का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है ना। D1 D2 का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हमें एक्चुअली क्या सॉल्व करने के लिए निकले हैं, भूलना नहीं सर। हम लोग एक स्पेशल पॉइंट सॉल्व करने के लिए निकले हैं। हमें D1 D2 मिल गया, लेकिन ये जो C का फॉर्मूला था ND1 ND2 है ना, इस ND1 ND2 के अंदर हमें D1 D2 मिल गया, लेकिन अभी तक N पता नहीं चला। पॉइंट टू बी नोटेड है सर। हम लोग क्या ढूंढने निकले हैं, ND1 एंड ND2, उसमें हमें D1 D2 पता लग गया, लेकिन अभी भी N का क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा मैं आपको एक स्पेशल चीज सिखाने वाला हूं, ध्यान से सुनना। इसके खोज में है, लेकिन अभी D1 D2 ही पता चला, अभी तक N पता नहीं चला। अच्छा एक स्पेशल पॉइंट, मैंने आपको ये जो वैल्यू है, ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है, ये मैंने आपको ऑनलाइन करके दिखाया, मैंने लॉग टेबल का वैल्यू गूगल करके दिखाया। लेकिन रियल में क्या होता है, लॉग टेबल का एक चार्ट होता है, वहां चार्ट से मिलता है। किसी भी मैथ्स का किताब निकालो जहां लॉग है, किताब के पीछे लॉग टेबल आपको जरूर मिलेगा। लेकिन अब कोई बोलेगा सर क्या ये लॉग टेबल हम लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं? द आंसर इज यस, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सर कैसे करेंगे? सर बाय यूजिंग कॉमर्शियल कैलकुलेटर। आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो सर, फाइनेंस के स्टूडेंट हो, आप लोगों को साइंटिफिक अलाउड नहीं है। तो आपके पास जो कॉमर्स का कैलकुलेटर है, अगर आप एक सीए स्टूडेंट हो, सीएमए वाले हो, ठीक है, सीएफए कर रहे हो या स्टॉक मार्केट जो भी कर रहे हो, आपके पास कॉमर्स का कैलकुलेटर होना पड़ेगा। साइंटिफिक इज नॉट अलाउड। तो इस कॉमर्स के कैलकुलेटर में आप देख पा रहे हो ना कैमरे में, कॉमर्स के कैलकुलेटर में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बट हाउ हाउ टू सॉल्व दिस, चलो मैं लिख के देता हूं आपको। हाउ टू सॉल्व नेचुरल log on calculator।
कैलकुलेटर माने कॉमर्शियल कैलकुलेटर, ठीक है। अच्छा, क्या वैल्यू निकालना है सर? एल एन 1.0375, ठीक है, ये वैल्यू निकालना है। अच्छा, एक बात मैं आपको पहले बता दूं, कैलकुलेटर में प्रेस करो सर, कैलकुलेटर लो, मैं जैसे बता रहा हूं आप लिखो, मैं लिख रहा हूं आप करते जाओ। कर रहे हो सर? 2.7183, ये क्या था? 2.7183 क्या था सर? So Epstein constant value. थैंक यू सर, ये कांस्टेंट था ई का। तो प्लीज अपने कैलकुलेटर में ये 2.7183 को टाइप करो, प्रेस करो, ठीक है। फिर उसको ना रूट लगाओ उस पे 12 टाइम्स। 2.7183 को कैलकुलेटर में 12 बार रूट करो सर। 2.7183 को 12 बार रूट करना है सर। किस जो लोग एफएम करते हो, डर्टी पावर सॉल्व याद है कि नहीं? तथा संपद पूर्वा में भी जो लोग, क्या इवन रिसेंटली गीतिका को भी मैंने क्लास शेयर किया था। बोलो सर, विश्व को भी अगर याद है तो डर्टी पावर याद है? Yes, sir. ठीक है, तो ये कुछ डर्टी पावर का ही कॉन्सेप्ट काम करेगा। 2.7183 प्रेस करके 12 बार रूट दबाओ, ठीक है, 12 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार रूट दिए। है सर। इसको -1 करो। -4 হয়ে গেছে তো। माइनस कत हो गल? ओहो सॉरी सॉरी, फिर से करना पड़ेगा, वही मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा है, इसलिए मैं देख रहा हूँ। 2.7183 কত আসছে তোদের, কত এসছে? 0.000244. এটা 0 পয়েন্ট কত বললি? 000? 244. হ্যাঁ, ওটা ঠিক আসছে। আমার এখানে কিছু একটা ভুল আসছে, কেন আসছে বুঝতে পারছি না। 12 বার রুট করার পর মাইনাস, ফোর করেছিলে? না না, এটা 1ই করছে কিন্তু বারবার নিয়ে নিচ্ছে কেন ওই বুঝতে না পারছি না। দেখো আমি বলে দিচ্ছি ভুল করে, 4ই করেছিল। 4 করেছি, কিন্তু আমি দুবার ভুল করব? আরেকবার না করো, স্যার, আরেকবার। কম্পিউটার নিচ্ছে না স্যার। কম্পিউটারে নিচ্ছে না, না? না না না, নিচ্ছে না। कंप्यूटर कैलकुलेटर नेবে না, কারণ এখানে फ्रैक्शन कैलकुलेशन भूल है। कमर्शियल कैलकुलेटर, इसीलिए मैं बोलता हूँ यूज कमर्शियल कैलकुलेटर। ये मेरा कंप्यूटर का कोई भरोसा नहीं है। हाँ हाँ हाँ, লিখার ক্যালকুলেটরে দেখুন 2.1783 করেছে, এটা 7183 হবে। ও আমি কত করেছি? ওহো আচ্ছা আচ্ছা, এক সেকেন্ড 2.7183 হবে না? है सर। ঠিক আছে, আমি ভুল করেছি। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1, তাও তো নিচ্ছে না রে। নেবে না দেখো স্যার, বললাম তো। -4 দেখাচ্ছে, ওখানে -4 দেখাচ্ছে। আরে হ্যাঁ। -4 নয় ওটা। ও আচ্ছা, আরে এমনিতে করার দরকার নেই তো, 1 পয়েন্টটা 1 তাহলে বাদ পরে দিলে তো বাকিটা চলে আসবে। আচ্ছা ঠিক আছে, তোদের বেরিয়েছে কিনা আমাকে বল, এই ভ্যালুটা বেরোবে। ছাড়, টাইম। 0.0244। হ্যাঁ, ভ্যালুয়েশন কত আসবে আমি বলে দিচ্ছি। 12 টাইমস রুট করার পর -1 করবি, ঠিক আছে। -1 করলে ভ্যালু আসবে 0.000244172206, এটা এসছে? है सर। সবার এসছে? আমাকে সবাই একটু কনফার্ম কর। একজনের এলে হবে না, সবার আসতে হবে। ফোন নাম্বারটা, এটা ফোন নাম্বার, ঠিক আছে। 0000244, ठीक है, 0.000244172206। याद रख लो सर, ये याद रखने वाला चीज है। 0.000244172206 সবার এসছে? কারোর এরকম হয়েছে কি আসেনি কমার্শিয়াল ক্যালকুলেটরে? আরে হ্যাঁ কি না? নন্দন তো হ্যাঁ বললো, বাকিদের এসছে কি না?
হ্যাঁ হ্যাঁ ओके That's how much. टेस्ट है तो ओके। अब ये ना याद रख लो सर, ठीक है, ये याद रख लो, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। प्रेस 2.713 जो एक्सपोनेंट ई का जो वैल्यू था उसको 12 बार रूट करना, -1 करना और ये वैल्यू फिक्स आ जाएगा। अब एक काम करो कैलकुलेटर में अगेन, अब यहां तक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप, इसको पोंछ दो, कैलकुलेटर में रब कर दो। अब कैलकुलेटर में क्या करना है सर, 1.0375 को 12 बार रूट करो, फिर -1 करो, ठीक है। 1.0375 12 टाइम्स रूट -1 इक्वल्स, ठीक है, इक्वल्स प्लस, ठीक है, जो भी इक्वल आएगा उसके साथ प्लस करना इस वैल्यू को 0.00024417,206 प्लीज करके बताओ। करके बोलो। So 0.00025315,987. 0 पॉइंट अरे बोल 0.00025315. 0.000 এইটা প্লাস করার পরেও তাই তো এলো স্যার মাইনাস করে। ঠিক করে কর, আমিও করছি কিন্তু 1.0375, ঠিক আছে, 0375 12 বার রুট করো স্যার, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 বার রুট করার পর -1 করার পরে ইকুয়ালস, যেটা আসবে ওটার সাথে প্লাস করতে হবে, ওটার সাথে প্লাস করতে হবে এই ভ্যালুটা 0.00000024417,206 24417,206 কত আসছে 0.0002531 এরকম কিছু আসছে। হ্যাঁ স্যার ওটাই বলুন 315,984. সবারই কি তাই আসছে? না, এটা এলে হবে না, এটা এলে হবে না, এটা আসতে হবে ওই আনসারটাই আসতে হবে যেটা লগের আমরা ভ্যালু বের করেছি 0.03681, ওটাই আসতে হবে। কি ভুল হচ্ছে, কি ভুল হচ্ছে? How to solve natural log on calculator? Point log on ln 1.0375. So m plus 1.0375 power load -1 equals plus কি ভ্যালু আসার তো কথা রে, কেন আসছে না? আসা উচিত কিন্তু 1.0375 12 বার রুট -1 equals plus 0.000024417,206 0.000 আমার তো ক্যালকুলেটরটাও কাজ করছে না। সবারই কারোরই কি আসছে না আনসারটা? তাহলে আরেকটা মেথড আছে, আরেকটা মেথড বলছি।
তথা নন্দন বিশ্বক কেউ কি কারোর কি এসছে? স্যার ওই ভ্যালুটাই আসছে। কোনটা? কোন ভ্যালুটা আসছে? স্যার ওই স্যার 0. সম্পদ যেটা বললো। সম্পদ যেটা বললো ওটাই আসছে। তাহলে আরেকটা কাজ, তাহলে একটা কাজ কর, এটাকে এক সেকেন্ড দাঁড়াও। 1.0375 12 times root minus 1 equals কিছু একটা ফর্মুলাতে মনে হচ্ছে ভুল করছি, একটু হোল্ড করতো। একটা ভুল হচ্ছে মনে হচ্ছে। 1.0375 12 times root minus 1 equals minus 1 then equal then हो अरे प्लस में डिवाइड হবে আমি এটা ডিভাইড কর, ডিভাইড। এটা ডিভাইড করে দেয়, আমি ফর্মুলাটা ভুল ভুল রিড করছি, মানে আমি ডিভাইডটাকে প্লাস রিড করছি, ওই জন্য ভুলটা হচ্ছে। ডিভাইড কর, এটা হয়ে যাবে, হয়ে যাবে, সরি। 1.0375 12 times root minus 1 equals okay, then divided by 0.000241726 কত এসছে? হ্যাঁ স্যার 0.0680 তার মানে ওই ওই ভ্যালুটা আসছে কি যেটা আমরা বের করলাম? হ্যাঁ স্যার 0.03681 হ্যাঁ, সেটাই আমি বলতে চাইছিলাম। ঠিক আছে, এইভাবে বেরিয়ে যাবে কিন্তু, মানে কেউ এটা বাহানা মারতে পারবি না कि স্যার লগ টেবিল ছিল না তাই আনসারটা এলো না। ओके, सबको समझ में आया? गीतिका বোঝা গেছে? हाँ सर। तो बेसिकली सेम टेक्निक है सर, जिस तरह से हम लोग डर्टी पावर सॉल्व किए थे, ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ टेक्निक, थोड़ा सा इधर उधर है, बट कैलकुलेटर में ये रूट 12 बार रूट, ये फाइनेंस में कॉमर्शियल कैलकुलेटर में एक सिमिलर काइंड ऑफ टेक्निक बार बार आपको देखने को मिलता है। सो सर D1 D2 मिल गया था, एक्चुअली आंसर यहीं पर हो गया था D1 D2 का। ठीक है, मैं बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेटर में कैसे करना है ये बताने के लिए आपको थोड़ा सा मशक्कत करा रहा था। अब आपको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा सर, क्यों बोलो तो? वो n के लिए एक्चुअली हमें ना ये चाहिए, वी नीड दिस। हमें क्या चाहिए सर? हमें ये चाहिए ND1 एंड ND2। अब ये ND1 का और ND2 का वैल्यू पता करने के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, नेचुरल लॉग का यूज तो पता चल गया, लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा सर? एक टेबल का यूज है। एक सेकेंड, मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल निकाल लेता हूँ। एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मुझे निकालना पड़ेगा सर, तब जाके मैं आपको बता पाऊंगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक टेबल मुझे चाहिए, तो जाके आपको मैं बता पाऊंगा कि करना क्या है। तो जस्ट वेट एंड वॉच, एक सेकेंड। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, दो मिनट रुको सर, अभी आपको मैं एक टेबल निकाल के देता हूँ। मतलब ये तो आपको बिल्कुल, ये बिना टेबल का आप कर ही नहीं पाओगे, बिकॉज ये स्टैटिस्टिक्स टेबल है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है। अब ये टेबल में ना वैल्यूएशन मिल जाता है, वहां से आपको वैल्यू को इंटरपोलेशन करके कभी कभी जरूरत पड़ने से निकालना पड़ता है। मैं दिखा देता हूँ। ये फॉर्मूला समझने के लिए ना थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा सर, कोई उपाय नहीं है, बिना मेहनत का ये काम होने वाला नहीं।
ओके चलो सर, एक टेबल मुझे मिला है, उस टेबल के थ्रू से मैं आपको बाकी पार्ट समझाने का कोशिश करूँगा। अब इसमें ये देखो, ये एक ब्लैक स्कोल्स मॉडल का ही, मैं इसके साथ ब्लैक स्कोल्स का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, हम लोग तो बस ब्लैक स्कोल्स को सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं। ये जो टेबल है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है सर। अच्छा हाँ, मुझे एक चीज बताओ, हम लोग ऑलरेडी D1 D2 निकाल चुके हैं, यस और नो? D1 का वैल्यू हाँ, और सर। D2 का वैल्यू मुझे कंफर्म करो सर, ठीक है। अब आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें ND1 एंड ND2 चाहिए, लेकिन अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से, देखो D1 का वैल्यू बता रहा है 0.5033। अब मुझे प्लीज टेल मी, यहाँ पर 0.5 का टेबल कौन सा है? दिस वन, ये 0.5 का है ना सर। और एक चीज मुझे बताओ, 0.5 के अंदर, प्लीज टेल मी, 0.5 के टेबल में 0.5 के बाद क्या है? जीरो है ना। सो 0.5 के बाद अगर जीरो है तो मुझे इतना बताओ सर कि 0.50 का एरिया कौन सा है? दिस वन, है ना सर। इसके बाद देखो इधर क्या है, 0.01, 0.02, ठीक है। तो 0.5 इधर मिल गया, और 0.5 का पॉइंट के बाद क्या है? जीरो है, ठीक है। तो 0.50 दिस वन, ओके। 3 को छोड़ो सर, 3 के लिए तो मेहनत कर रहे हैं, 3 के लिए मेहनत कर रहे हैं। सो 0.50 ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को रेट करने का एक टेक्निक है कि आपको कौन सा वैल्यू लेना पड़ता है। 0.55 में 0.00 का जो वैल्यू है वो है ये 0.6915, और 0.05 में अगर आप 01 माने इसके बाद, मतलब इसके अंदर ये 6915 जो है ये 50 है। अच्छा 50 के बाद 33 है। नो पॉइंट इज दैट ये 33 हमें यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि 0.5033 का कोई टेबल नहीं है सर। हेलो, यहाँ पर 0.5033 का कोई टेबल दिख रहा है आपको? 0.5 का टेबल दिख रहा है। প্লিজ আমার কথাটা বুঝতে পারছি না? হ্যাঁ স্যার। এখানে 0.5033 টেবিল দেখা আছে কি? নেই। 0.5 এর টেবিল আছে। তাহলে 0.5 এর জিরোর টেবিল কোনটা? 0.6915। আচ্ছা 0.5033 কতর মধ্যে আসতে পারে? তো 0.500 এর মধ্যে থেকে আর 0.501 এর মধ্যে থেকে আসতে পারে, ঠিক আছে? 501। তো এর সেকেন্ড পয়েন্ট কি আছে? 0.6950, 0.00 एंड 0.01। अगर 5 के बाद अगर आप 1 लोगे, 0.51 लोगे, मतलब 0.5 एंड 0.51, ठीक है। तो फिर इसके बीच में आपको 0.5033 मिल जाएगा, है ना। 0.5033 आपका D1 का वैल्यू है। अब 0.500 और 0.51 इसके बीच में आपको 5033 मिलता है। मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, रुको। दो वैल्यू आपको मिला तो है, बट इसको सॉल्व कैसे करना है? वेट एंड वॉच। इजी है, इजी है, थोड़ा पेशेंस का मैटर है और कुछ। सो ऑलरेडी आपको पता है D1 इक्वल्स टू 0.5033, ठीक है। अब इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको 0.50 का एक वैल्यू दिया है, दैट इज 0.6915। हेलो, 0.5 और ये रहा 0, इसमें एक वैल्यू मिला है 0.6915, ठीक है। यहाँ पर 0.5 टेबल के अंदर ही 0.51, अब ये 0.51 कैसे मिला मुझे? 0.51 कैसे मिला मुझे? 0.5 और इधर 0.01, सो 0.51, ओके। 0.51 का अगर मैं 0.5 के साथ इस टेबल को कनेक्ट करूँ तो 0.6950, 0.6950, 0.6950, ठीक है। अब ये दो डेटा के बीच में आपको 0.5033 का वैल्यू मिलेगा, 0.5033 का वैल्यू आपको इसके बीच में मिलेगा। लेकिन ये वैल्यू एग्जैक्टली क्या है, इसके लिए आपको इंटरपोलेशन टेक्निक यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो टेक्निक हम लोग यूज करेंगे दैट इज 0.6915 प्लस
अच्छा यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है, 33 है ना, तो इस 0.33 को, ये 0.33 मानेंगे इसको, 0.33 को प्लस कर देंगे और उसको इसके डिफरेंस के साथ इंटू कर देंगे, 0.6950 माइनस 0.6915, इस डिफरेंस के साथ इंटू कर देंगे। तो प्लीज मुझे कैलकुलेट करके बताओ सर कितना आ रहा है। प्लीज मुझे कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। কত হচ্ছে এটা? 0.00 হ্যাঁ 0.00 চলে আসছে, না ঠিক না করে না বলো। पहले इंटू का काम कर ले फिर प्लस कर। तो 0.692655 0.6927 চারটে ডিজিট নিয়ে নেয় আচ্ছা 27 করি তাই বল। আসছে, সবার এসছে কিনা আমাকে একটু বলবে। हाँ सर। तो इसका मतलब ये जो आया ना सर, इसको हम लोग बोलेंगे ND1 इक्वल्स टू 0.6927। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाइज ये वैल्यू निकलना पड़ा, यानी 0.5033 में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू है 0.6927। तो इसका मतलब है ND1 माने 0.6927, जो यहाँ पर एक इंटरपोलेशन टेक्निक के थ्रू से आपने निकाला। सिमिलर उपाय में सिमिलरली आप D2 का वैल्यू भी निकाल सकते हो। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ D2। अब D2 में क्या है, D2 का ऑलरेडी आपको पता है, आपने निकाला था 0.3933 है ना सर, 0.3933। अब इसमें आपको टेबल में जाना है फिर से। सो टेबल में 0.3 तो है ना सर, इधर 0.3 है ना, और इधर देखो 0.9 भी है, देख रहे हैं सर। तो 0.3 और इधर ये 9, तो 0.39 में ये एक वैल्यू आएगा, है ना, 0.9 के लिए, 0.09 के लिए, तो 0.3 एंड 9 तो 0.39, तो उसके लिए आपको एक वैल्यू आएगा 0.6517। इसका और एक वैल्यू चाहिए आपको, बिकॉज आपका वैल्यू क्या है, आपका वैल्यू है 3933, ठीक है। तो 3933 टेबल में एग्जैक्टली तो है नहीं, तो ये पॉइंट किसके अंदर मिलेगा, 0.3 के अंदर मिलेगा और 0.4 के अंदर मिलेगा। तो 0.4 का कौन सा वैल्यू लेना चाहिए, 0.4 का जीरो वाला वैल्यू 6554, माने ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में आपका वैल्यू लटक रहा है। सेम टू सेम तरीके से करो। तो D2 इक्वल्स टू सेम टू सेम तरीका अपना, 0.39 इक्वल्स टू 0.6517, जो ये वाला वैल्यू था, दिस वन इधर का, और 0.4 के लिए 6554, 0.4 के लिए 0.6554, ठीक है। अब आपका एक्स्ट्रा झमेला कौन कर रहा है, 3 कर रहा है। सेम टू सेम करो, सेम टू सेम टेक्निक अपनाओ, प्लस कर दो इंटू कर दो, यानी 0.6517 ये तो रहेगा, इसके साथ ऐड हो जाएगा 0.33 और इसको इंटू कर दो 0.6554 से माइनस कर दो 0.6517 को, 0.65 सॉरी 0.654 से माइनस कर दो 0.6554 माइनस 0.65
17 6517 कितना आ रहा है सर? सर 0.652921 चार डिजिट है, 4 डिजिट लो सर। 0.6529 0.6529 ठीक है, 0.6529। तो ND1 और ND2 इस तरह से निकल जाएगा। D1 D2 जो आया था उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के थ्रू से इंटरपोलेशन करके, एग्जैक्ट वैल्यू क्योंकि नहीं मिल रहा था आपको, इसलिए इंटरपोलेशन करके आपने एवरेज करके निकाली। इसी तरह से करना पड़ता है, ठीक है। अब आपको जो चाहिए था सब मिल गया सर, आपका जो फॉर्मूला था उसका सारा वैल्यू आपको मिल गया। अब पुट करो, हो जाएगा। मैं आपको बोला था स्टार्टिंग में इजी लगेगा, पर धीरे धीरे आपको थोड़ा सा चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या था? C इक्वल्स टू एस इंटू ND1। देखो सर, पहली बार कर रहे हो, थोड़ा टफ लग रहा होगा, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगा ना, 2-4 क्वेश्चन और कर लोगे, इजी लगेगा सर। तो एस इंटू ND1 माइनस के डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर RT इंटू ND2। इसमें आपको ऑलरेडी आपको 415 है ना सर, 415 इंटू, अब ND1 का वैल्यू क्या है सर? ND1 का वैल्यू क्या होगा? अभी तो निकाले, 0.6927 6927। हाँ, तो 0.6927, 415 इंटू 0.6927 माइनस 400 डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर 0.05 इंटू 0.25 है ना, 0.05 इंटू ई टू दी पावर 0.25 ना, हाँ 0.25 इंटू ND2 कितना है? 0.6529, सही तो? इसका कितना हुआ सर? 415 इंटू 0.6297 कितना हुआ? 261.325 ओए ठीक से बोल, 415 इंटू 0.6927 कर ले, 287.4707 हाँ এটা হবে, চেক কর। 287.47 माइनस ओके 400 डिवाइडेड बाई, इसका क्या होगा सर? ई टू दी पावर 0.05 इंटू 0.25, इसका क्या करें सर? ई का वैल्यू कितना है? এটা 1.01258 1.01258 125 কিভাবে বের করেছিস এটা? বুঝি বার করে তো ফোনে বার করে নি কি এটা মানে কোন ক্যালকুলেটর ইউজ করলে? সাইন্টিফিক? হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি, এটাকেও কমার্শিয়াল ক্যালকুলেটরে বের করা যায়। আমি এটার রুলটা শিখিয়ে দেবো, হ্যাঁ এটারও রুল শিখিয়ে দিচ্ছি, এটাকেও কমার্শিয়াল ক্যালকুলেটরে কিভাবে করতে হবে আমি বলে দিচ্ছি, ওইভাবে বেরিয়ে যাবে। अच्छा আপাতত আমি ভ্যালুটা বললি, এখন আমি পুট করে দিচ্ছি। इसका भी मैं बता दूंगा सर कि कॉमर्शियल कैलकुलेटर में कैसे करना है, बिकॉज देखो सर ये कॉमर्स फाइनेंस स्टूडेंट से एक्सपेक्ट होता है कि आपको पता होना चाहिए कैलकुलेटर में, ठीक जैसे लॉग का निकाले उस तरह से। अच्छा फिलहाल इसका कितना बोले? 1.0126 कर दो, 258 बोल रहे हैं ना, तो 26 ठीक है, तो 1.0126 इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं इंटू 0.6529, ঠিক আছে। তাহলে 287.47 মাইনাস এটা ডিভাইড করে এটা এটা কত আসছে? এটা কত আসছে? তো 395 ওই ঠিক করে বল। ও আচ্ছা সরি সরি সরি, হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক বলেছিস, 395, এটা এটা তো 395 কি? হ্যাঁ হ্যাঁ ও আর জিরোটা নিয়ে নি ওই হ্যাঁ কারণে বলি আচ্ছা 395.02
ইন্টু 0.6529 করে কত আসছে? তো 257.908 91, ঠিক আছে? তাহলে লাস্ট ভ্যালু কত এলো? £29.56। হ্যাঁ স্যার এটাই অপশন প্রাইসের ভ্যালু, প্রিমিয়াম। নাও কোশ্চেন ইজ দ্যাট যদি মার্কেটে অপশনের দাম 29 টাকার বেশি হয়, সাপোজ অপশন প্রাইস চলছে, প্রিমিয়াম ভ্যালু চলছে 35 টাকা, সাপোজ প্রিমিয়াম ভ্যালু অপশন প্রাইস চলছে 35, তাহলে অপশনটা নেওয়া ঠিক হবে? अगर इसका दाम 35 मार्केट में चल रहा है तो एक्सपेंसिव है कि सस्ता है? फेयर वैल्यू ये है सर। এক্সপেন্সিভ तो अगर एक्सपेंसिव है तो नॉर्मल रिकमेंडेशन क्या रहता है एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, मत लो। अगर इसका वैल्यू 25 चल रहा है तो, या 24 चल रहा है तो ये नहीं था वैसा। यस सर, अगर फेयर वैल्यू सस्ता, फेयर वैल्यू से मार्केट प्राइस सस्ता है तो अगर आप लेते हो तो आप गेन करोगे। मार्केट इज गोइंग चीप, ओके, इफ मार्केट इज गोइंग चीप देन गो फॉर लॉन्ग, माने बेसिकली इन्वेस्ट करो। और इफ मार्केट इज गोइंग एक्सपेंसिव तो डोंट गो फॉर इट, मत जाओ, ठीक है? ये कॉल ऑप्शंस प्राइसिंग फॉर्मूला में आपको मैंने ब्लैक एंड स्कोल्स के थ्रू से बताया कि कैसे करना है, ठीक है? समझ गए सर? এগুলো স্ট্রাইক প্রাইসে নেওয়া যায় हाँ, বুঝলাম না। ক্যালকুলেশনের জন্য স্যার যে কোনো স্ট্রাইক প্রাইস মানে এটিএম ওটিএম আইটিএম এরকম কিছু ভাবতে হবে না অবভিয়াসলি যে কোনো তুই কল নিবি না পুট নিবি সেটা ইম্পর্টেন্ট, বাস। যে কোনো স্ট্রাইক মানে মার্কেট স্ট্রাইক। যেদিকে মার্কেট পড়ে যাবে তা সেই ক্ষেত্রে যদি ভাবি মার্কেট বুলিশ আছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কলের উপরে ডিপেন্ডেবল করুন হ্যাঁ অবভিয়াসলি মার্কেট যদি বুলিশ হয় কল নিবি, তাই না? মার্কেট বিয়ারিশ হলে পুট নিবি, এটাই তো করি না আমরা নরমালি। কি করি? কল কখন হ্যাঁ বাই করি? তখন তাহলে কলের স্ট্রাইক প্রাইস নিয়ে তাহলে বেরিয়ে যাবে যেটা ঠিকঠাক ছিল ওটা देख, सिंपल बात है सर, स्ट्रेटेजी कैसे लेते हो तो पता है आप लोगों को, ठीक है? और भी स्ट्रेटेजी करेंगे आगे, लेकिन प्रीमियम वैल्यू सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है एज पर योर कॉन्सेप्ट, माने आप जिस प्रोजेक्ट में अभी हाथ डाल रहे हो, सिंपल बात है, उस प्रोजेक्ट के हिसाब से आपका प्रीमियम वैल्यू, फेयर वैल्यू कितना होना चाहिए, ज्यादा है कि कम है, उसका कैलकुलेशन हो जाता है इस तरह से। ये आपको मैंने ऑप्शंस में बताया। जो लोग फंडामेंटल एनालिसिस सीखते हैं ना, फंडामेंटल में भी ना शेयर का दाम कितना सस्ता चल रहा है कितना महंगा चल रहा है सिखा जाता है। सिमिलर तरीके से जो लोग एक टॉपिक होता है सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल के, डिबेंचर का वैल्यू मार्केट में महंगा जा रहा है कि सस्ता जा रहा है, ठीक है? उसका अलग हिसाब है, इसका अलग हिसाब है, ये थोड़ा लंबा चौड़ा हिसाब है सर इसका। इसका हिसाब जो मैंने अभी आपको सिखाया ये लंबा चौड़ा हिसाब है क्योंकि काफी सारा फैक्टर है ना इसके अंदर, इसीलिए। সবাই বুঝতে পারলো কি না? হ্যাঁ স্যার क्लियर तो? ब्लैक स्कोल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर तो? अब आगे आपके सामने कोई भी सिचुएशंस आ जाए, आप, मैं आशा करूंगा कि आप आराम से उसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है? थोड़ा मेहनत लगेगा, मशक्कत लगेगा, बट आप कर सकते हो। हाँ ऑब्वियस बात है कि मार्केट में कैलकुलेटर अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन अपना दिमाग अपना दिमाग में भरोसा करना चाहिए, ठीक है? कैलकुलेटर तो हेल्प करेगा आपको। अच्छा क्या बोलो, ये एक्स ई टू दी पावर का वैल्यू बता दे कैसे कैलकुलेटर में करना है? हाँ बोलो तो नाকি रे? হ্যাঁ স্যার चलो लिख लो सर, हाउ टू कैलकुलेट ई टू दी पावर एनीथिंग, वो जो भी था एज पर द कैलकुलेशन होगा ना,
हमारे क्या था सर, ई टू दी पावर कितना था, ई टू दी पावर 0.05 इंटू 0.25 माने 0.0125 था ही तो। मैं इंटू कर लिया इसको। तो अगर आपको कैलकुलेटर में 0.0125 को सॉल्व करना है तो आप इसको इस तरह से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा ई का वैल्यू कितना है 2.7183 टू दी पावर 0.0125। ओके, अब करना क्या है, प्रेस करो पहले कैलकुलेटर में 2.7183, फिर 12 बार रूट करो, ठीक है, फिर -1 करो, फिर जो आएगा उसको 0.0125 से इंटू कर दो, फिर +1 कर दो, ठीक है, फिर +1 कर दो, +1 +1, फिर कैलकुलेटर में इंटू इक्वल्स टू ये भी डर्टी पावर सॉल्व करने का टेक्निक है, इंटू इक्वल्स टू कितना बार 12 टाइम्स। ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट है बट थोड़ा अलग है। इस तरह से आप करके देखो। आपने जो कैलकुलेशन मुझे ये बता रहा था, कौन मुझे बताया था, नॉंदन शायद, नॉंदन का आवाज आया था, सिमिलरली आ जाएगा सर। वन 1.0126 करके देखो और मुझे कंफर्म करो, करके देखो और मुझे कंफर्म करो सर। वन 1.0126 আসছে কিনা আমাকে একটু কনফার্ম করতে হবে। टू पॉइंट सेवन वन एट इससे ओके सर। तो फिर बहाना ना मारे सर कि कॉमर्शियल कैलकुलेटर में समझ में नहीं आया था, ठीक है। जस्ट बिकॉज मैंने नहीं देखा इसका मतलब ये थोड़ी है कि नहीं होता है ठीक है, होता है सर, बहुत चीज होता है। अच्छा ओके, तो आज का क्लास इतना ही है सर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है सर कि किस तरह से आप सॉल्व करोगे। क्लास थोड़ा लंबा चला बिकॉज कैलकुलेशन था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास फिर से स्ट्रेटेजी लेके बात को आगे बढ़ाएंगे और ब्लैक स्पोल्स का प्रॉब्लम आई थिंक सॉल्व हो गया। नोट्स मैं शेयर कर दूंगा ब्लैक स्पोल्स का, ऐसे जितना मैंने आपको लिखाया काफ़ी है बट एक डिटेल्स नोट्स है वो भी मैं शेयर कर दूंगा। ओके सर, आज इतना है सर, फिर बाय। ओके सर। राकेश सर।